किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर या फिर वहां के लीडर्स सामने वाले देश के सामने कैसे बर्ताव करते हैं, उसकी वजह से सिर्फ उन लीडर्स की इमेज खराब नहीं होती है, बल्कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनके बिहेवियर से उनके देश की इमेज बनती है। इसलिए देश को लीड करने वाले व्यक्ति का कैरेक्टर हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। भारत के मित्र देश इजराइल और नेतन्याहू ने एक बार फिर से यह संदेश दे दिया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त या दुश्मन बिल्कुल नहीं होते हैं। सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट और राष्ट्र हित सबसे ऊपर होता है। और जब बात देश के राष्ट्र हित की हो, तब सामने अमेरिका आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कोई और सुपर पावर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही अपने हाथ में होती है। अब क्या है ये पूरा मामला और नेतन्याहू ने ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स के ऊपर क्या स्टेटमेंट दी है, हम वो तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने भी साउथ कोरिया में जाकर ग्लोबल इवेंट में ग्लोबल वर्ल्ड ऑन ऑर्डर के ऊपर एक बयान दिया है। उस पर भी हम बात करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस उसको काफी कवर कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रैक टू डिप्लोमेसी को लेकर भी एक खास अपडेट आ रही है, वह भी हम एक्सप्लेन करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के मित्र देश इजराइल के बारे में, जो कि इस समय अमेरिका के साथ एक बहुत ही बड़े डिप्लोमेटिक फॉलआउट में एंटर होते जा रहा है। आर्यन न्यूज इंडिया 24/7 ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की है। दरअसल ईरान और लेबनान सिचुएशन के कारण अमेरिका और इजराइल के बीच डिफरेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इतने ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं कि इजराइल की गवर्नमेंट ने अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ही कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। इजराइल की सरकार और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर इस बात के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है कि वह अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर चलते हैं, यानी कि एक पपेट की तरह वो सब काम कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि इजराइल ने जो लेबनान और ईरान के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशंस रोक दिए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के अंडर ही रोके गए हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू को जो भी मिलिट्री ऑपरेशन करना होता है, स्ट्राइक्स करनी होती हैं, तो वह व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की अनुमति लेकर काम करते हैं। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बोल्ड स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड इवन पिछले प्रेसिडेंट जो बाइडेन का भी नाम लिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि जब हम ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू करने वाले थे, तब मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के पास गया और उनसे कहा कि हम ईरान के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। मैंने उनसे परमिशन नहीं मांगी, सिर्फ उनको अपना प्लान बताया, ट्रंप को इन्फॉर्म किया था। मैंने ट्रंप से कहा कि ईरान खुलकर कहता है कि वह इजराइल को तबाह करना चाहते हैं और आगे चलकर अमेरिका को भी निशाना बना सकता है। मैं ऐसा होने का इंतजार नहीं करूंगा, इसीलिए कल को ईरान कुछ करे, हम पहले ही उससे एक्शन ले रहे हैं। मुझे खुशी हुई ऑपरेशन के आखिरी फेज में डोनाल्ड ट्रंप ने भी मिलिट्री एक्शन में हमारा सपोर्ट किया था। इसके आगे नेतन्याहू ने पिछले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मतभेदों के बारे में भी बताया और कहा कि जब इजराइल गाजा के राफा एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहता था, उस समय जो बाइडेन ने मुझसे कहा था कि राफा में मत घुसो। अमेरिका ने उस समय वार्निंग दी थी कि अगर इजराइल राफा में ऑपरेशन करेगा, राफा के अंदर एंटर होता है, तो फिर अमेरिका वेपन्स की सप्लाई को रोक देगा। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने उस समय बाइडेन से कहा था कि मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम राफा में जरूर जाएंगे, चाहे हमें बिना हथियारों के सिर्फ अपने हाथ के नाखूनों से ही क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन हम राफा के अंदर जरूर एंटर होंगे। नेतन्याहू ने आगे कहा कि कुछ ऐसे भी वक्त आते हैं जब अपने देश की सुरक्षा के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी ना कहना पड़ता है, और वह ना कहना से पीछे कभी नहीं हटते हैं, फिर चाहे सामने यूएस प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। यह कहना है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का। इसके आगे भी नेतन्याहू की स्टेटमेंट काफी लंबी है, लेकिन इसका मेन तथ्य यही है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन नहीं लेते हैं, बल्कि सिर्फ उनको इन्फॉर्म करते हैं। और जब इजराइल हमास के खिलाफ गाजा में एंटर हो रहा था, उस समय जो बाइडेन के विरोध के बाद भी उन्होंने राफा में अपना मिलिट्री एक्शन करने का फैसला किया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर को लेकर, जो कि साउथ कोरिया में एक इवेंट को संबोधित कर रहे थे और वहां पर उन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेड पॉलिसीज के ऊपर बोल्ड कमेंट किया है। आर्यन न्यूज इंडिया 24/7 ने भी इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया है। दरअसल साउथ कोरिया में एक इंटरनेशनल फोरम को एड्रेस करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर सर
ग्लोबल वर्ल्ड ऑन ऑर्डर के ऊपर बात कर रहे थे। बात करते हुए जयशंकर सर ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि आज दुनिया के कुछ पुराने पावरफुल और ताकतवर देश ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था बदल रही है, उसमें बदलाव आ रहे हैं और दुनिया में नए देश भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वह इंटरनेशनल इकोनॉमी को एक जीरो सम गेम की तरह देखने लगे हैं। अब जीरो सम गेम का सिंपल मतलब होता है अगर एक पार्टी जीत जाए तो सामने वाला हार जाता है। जयशंकर सर के अकॉर्डिंग ग्लोबल इकोनॉमी को जीरो सम गेम के नजरिए से देखना यह बिल्कुल गलत है और उनके मुताबिक दुनिया में ऐसी ग्रोथ हो सकती है जहां पर कई सारे देश एक साथ तरक्की करें और सबका फायदा हो। जयशंकर सर ने कहा कि पुराने और ताकतवर देशों को लगता है कि अगर कोई दूसरा देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन जाएगा, दूसरा देश आगे बढ़ जाएगा, तो फिर उनका नुकसान होगा। इसी सोच की वजह से ग्लोबल लेवल के ऊपर कोऑपरेशन कमजोर पड़ रही है और दुनिया में टेंशन्स लगातार बढ़ रही हैं। इसके आगे जयशंकर सर ने भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत मानता है कि पूरी दुनिया एक ही परिवार है और सभी देशों की तरक्की साथ मिलकर हो सकती है। अब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर का इशारा यहाँ पर डायरेक्टली अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ था, जो पहले इकोनॉमी के मामले में डोमिनेट करते थे। लेकिन अब भारत, चाइना, साउथ कोरिया और इस तरह की जो डेवलपिंग कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इनके लगातार आगे बढ़ने के कारण कंपटीशन फेस कर रही है और इस बदलाव को एक्सेप्ट करने की बजाय टैरिफ, सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस और ट्रेड बैरियर्स जैसे कदम उठा रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर दूसरे देश आगे बढ़ गए तो उनकी इकोनॉमिक पावर खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आज भारत की सरकार ने जानकारी दी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जून 27 से जून 29 तक सेशल्स की विजिट के ऊपर जाएंगे, जो कि अफ्रीका के ठीक साथ में एक आइलैंड नेशन है। दरअसल इस साल सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सेशल्स ने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन और नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इनवाइट किया था। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स की स्टैंड अलोन विजिट होने वाली है और वह वापस भारत आ जाएंगे। इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। बांग्लादेश में भारत के इंडियन हाई कमिश्नर ने आज अनाउंस किया है कि 28 जून यानी कि 3 दिन बाद से बांग्लादेश में भारत की एम्बेसी, कंसुलेट्स और वीजा सेंटर्स, ये सब बांग्लादेश के लोगों के लिए टूरिस्ट वीजा सर्विसेज को रिस्टार्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश की जितने भी टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशंस होंगी उनको 28 जून से प्रोसेस किया जाएगा। अब ये दोनों देशों के बीच काफी बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल के बाद भारत बांग्लादेश के लोगों के लिए टूरिस्ट वीजा सर्विस फिर से स्टार्ट कर रही है। अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद तख्ता पलट हुआ था, तब से ही भारत ने टूरिस्ट वीजा सर्विसेज वहां पर बंद रखी हैं और किसी भी बांग्लादेशी को टूरिस्ट वीजा नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भारत ने मेडिकल वीजा स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टर्म्स और कंडीशंस होती हैं और काफी कम लोगों को मिलता है। लेकिन टूरिस्ट वीजा आसानी से मिल जाता है। इंडियन हाई कमीशन ने बताया है कि आज के समय इंडियन हाई कमीशन हर दिन 10,500 वीजा बांग्लादेश के लोगों को इशू कर रहा है, जिसमें मेडिकल वीजा, स्टूडेंट, बिजनेस और कई प्रकार के वीजाज हैं। इसके अंदर टूरिस्ट वीजा इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन 28 जून के बाद यह संख्या कई हजार में बढ़ने वाली है। डेटा के मुताबिक साल 2019 में यानी कोविड-19 से पहले बांग्लादेश से 25 लाख लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए थे, यानी साल 2019 में ही हर दिन 6,800 से भी ज्यादा बांग्लादेशी लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर डेली भारत आ रहे थे। वहीं पर साल 2023 में भी 21 लाख और साल 2024 में अगस्त से पहले स्टार्टिंग के महीनों में ही 17,500 बांग्लादेशी टूरिस्ट भारत आए थे। अब ये भारत में आकर क्या टूरिज्म करते हैं, ये तो खैर भगवान ही जाने। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑफिशियल लेवल के ऊपर तो दुनिया के सामने रिलेशंस पूरी तरह से फ्रीज चल रहे हैं। दोनों देशों की गवर्नमेंट्स के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पर्दे के पीछे भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से ट्रैक टू डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव हो गए हैं और पिछले एक हफ्ते में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के 2 राउंड की टॉक कंप्लीट कर ली है।
एरियन न्यूज इंडिया 24x7 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनमें से एक मीटिंग हुई है श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो में और दूसरी मीटिंग हुई है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ये जो इस हफ्ते ट्रैक टू मीटिंग्स हुई हैं, इनमें प्राइमरली दो मुद्दों के ऊपर बात हुई है। एक तो टेररिज्म यानी कि आतंकवाद और दूसरा पानी का मुद्दा जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाला हुआ है उसके ऊपर। ये जो इस हफ्ते ट्रैक टू मीटिंग हुई है, ये अनऑफिशियल टॉक्स होती हैं जहां पर कंट्रीज के रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स, रिटायर्ड एडवाइजर्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इन मीटिंग्स में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इन मीटिंग्स के बाद कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या एग्रीमेंट या किसी पॉजिटिव आउटकम का प्रेशर नहीं होता है। लेकिन इन मीटिंग्स से जो भी इनपुट्स मिलते हैं वो डायरेक्टली सरकार तक पहुंचाए जाते हैं और पॉलिसी मेकिंग में इनडायरेक्टली उन इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के केस में ये ट्रैक टू बैक चैनल्स टॉक इस तरह का सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है और ये टॉक्स भारत और पाकिस्तान पिछले कई दशकों से करते आ रहे हैं। 1971 का युद्ध, न्यूक्लियर टेस्ट, कारगिल युद्ध, मुंबई अटैक, पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम, इन सब के बावजूद पाकिस्तान और भारत के बीच ट्रैक टू बैक चैनल्स हमेशा से एक्टिव रहे हैं और हमेशा इसके थ्रू बात होती रही है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकारें बेशक बात करना बंद कर दें, लेकिन एक्चुअल में भारत और पाकिस्तान के बीच कम्युनिकेशन कंप्लीटली कभी भी बंद नहीं होता है। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि यह ट्रैक टू बैक चैनल टॉक्स भारत ने गलवान घाटी की घटना के बाद चाइना के साथ भी की थी। उस वक्त भी भारत और चाइना के बीच ट्रैक टू बैक चैनल्स के जरिए इनफॉर्मल एक्सचेंजेस और बैक चैनल कम्युनिकेशंस ने ही दोनों देशों के बीच सिचुएशन को एस्केलेट होने से रोका था और बॉर्डर के ऊपर भारत और चाइना के बीच लद्दाख एलएसी के पास सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई थी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान के साथ बैकडोर चैनल्स को भी बंद कर देना चाहिए? हाँ या फिर ना? सरकार को जैसा ठीक लगे वैसा करे। नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।